Assalamu alaikum. My name is Professor Sayyeda Shumaila Azhar. I have to teach the general biological portion. We have to start the chapter number 1 ecology. अगर हम अपना थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करें तो हमने इकोलॉजी का रिलेशनशिप पढ़ा था कि कैसे एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ जो है ना इस इकोलॉजी को बैलेंस कर रहे हैं या इम्बैलेंस कर रहे हैं, या किस तरीके से खुद अपनी खुराक हासिल कर रहे हैं और किस तरीके से दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें हमने कंपटीशन पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरीके से अपने खुराक को हासिल करने के लिए दूसरी स्पीशीज़ के साथ कम्पीट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि प्रीडेशन क्या होता है, कैसे शिकारी किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करके अपनी खुराक हासिल करता है। फिर हमने सिम्बायोसिस पढ़ा था, उसमें हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि जब डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही जगह पे मिल के रहते हैं तो कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और फ़ायदा हासिल करते हैं। उसमें हमने 3 टर्म्स को पढ़ा था, जिसमें पैरासाइटिज्म था, म्यूचुअलिज्म था एंड कमेंसलिज्म था। पैरासाइटिज्म में ये था कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है, दूसरे को फ़ायदा होता है। इसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की थी मॉस्किटो एंड ह्यूमन्स बीइंग की, कि जो मॉस्किटो वो ह्यूमन बीइंग से अपने खुराक को हासिल करता है, बदले में जो है उसको नुकसान पहुँचाता है ह्यूमन बींग्स को। देन हमने म्यूचुअलिज्म में पढ़ा था कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसमें एग्जांपल हमने डिस्कस की थी पॉलिनेशन की, कि जो एनिमल्स, जो बर्ड्स होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो आके फूलों पे बैठते हैं, वहाँ से उनका रस चूसते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं और बदले में एंथर को स्टिग्मा पे गिरा के उनको पॉलिनेट करवा के नए पौधे बनवाने में उनकी मदद करते हैं। तो दोनों को जो है वो फ़ायदा हासिल हो रहा था। एट द एंड हमने कमेंसलिज्म डिस्कस किया था, जिसमें यह था कि एक को तो फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो आज अगर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 5 की तरफ, जो हमारे पास टॉपिक है इकोसिस्टम इम्बैलेंस। जब इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है तो कौन से ऐसे जो होते हैं ना स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर देन उनके फैक्ट्स क्या होते हैं, उसके असरात क्या होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर, और देन हमने देखना है कि इसमें ह्यूमन जो है वो क्या पॉजिटिव जो है ना किरदार अदा कर सकते हैं दोबारा इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इकोसिस्टम इम्बैलेंस में चेंज इन वाटर सप्लाई। अब चेंज इन वाटर सप्लाई क्या, बेसिकली वाटर का भी एक साइकिल है कि कैसे जो है ना पूरा पानी का एक साइकिल चलता है, और उस साइकिल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन के साइकिल को डिस्कस किया और हमने देखा कि ये एक एसेंशियल बायो एलिमेंट्स हैं और इनका जो है डिस्ट्रॉय करना, इनको वेस्ट करना जो है वो हमारे लिए एक थ्रेट है, हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बी लाइक दैट द वाटर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर आवर लाइफ सर्वाइवल। ठीक है, पानी का एक मॉलिक्यूल जो है ना वो भी हमारी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम अगर वाटर साइकिल को डिस्कस करें तो कैसे जो है ज़मीन से प्लांट्स जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं बाय रूट्स के ज़रिए से, और फिर क्या करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको यूज़ करते हैं, और देन दोबारा ये साइकिल चलता है। फिर ये हवाएं चलती हैं तो जो हमारे होते हैं पहाड़ वगैरह, उसमें जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं उनके साथ जब वो धूप निकलने से वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, या जो समंदरों में पानी होता है जब सन की रेडिएशंस उनके ऊपर पड़ती हैं, जब हायर रेडिएशन ऑफ सन्स वहाँ पे पड़ती है तो वो दोबारा इवेपोरेट होके क्या होता है आसमान पे जाते हैं और वहाँ पे बादल बनते हैं और बारिश होती है, और बारिश होने के बाद दोबारा जो है ना पानी वो ज़मीन उसको अब्जॉर्ब करती है और दोबारा रूट्स में जाता है, प्लांट्स में जाता है, और ये एक ऐसे साइकिल चलता है जो वाटर साइकिल है। और इसके अलावा वाटर की सप्लाई, कि हम अगर अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो है पानी के होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी जो है वो चेंजेस आती हैं तो हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है, उसमें तो फिर बैलेंस के कोई चांसेस नहीं होते। वाटर इज़ एसेंशियल कंपोनेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है सबसे पहला पॉइंट हमारा था चेंज इन वाटर सप्लाई। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। हमने न्यू स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि अगर हम अपनी पुरानी जो स्पीशीज़ है, अगर हम प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स की बात करें, अगर हम उसको काटते चले जा रहे हैं और नए उसकी जगह पे स्पीशीज़ नहीं, नए पौधे नहीं लगा रहे, एक टाइम ऐसे आएगा कि हमारे पास सारे दरख्त और पौधे ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, और फिर बैलेंस कैसे करेंगे। इसलिए अपने इकोसिस्टम को दोबारा बैलेंस करने के लिए हमने न्यू स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है।
न्यू स्पीशीज़ आएंगी, तो अगर पीछे वाली जा रही है तो उसकी जगह पे एक नया, अगर एक दरख्त काट लें तो नया दरख्त बन रहा है, तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। तो अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें न्यू स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। देन है हमारे पास हंटिंग। हंटिंग क्या कहते हैं? शिकार। हमने अपनी हंटिंग की जो हैबिट्स है उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। हमने उन स्पीशीज़ पे तो स्पेशली बिल्कुल जो है ना अपने हंटिंग को नहीं लेके जाना जो इस वक्त इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जो जिनको ख़तरा लाहक है, जो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, उन स्पीशीज़ पे तो हंटिंग नहीं करनी। और हंटिंग की जो हैबिट्स है इसको ओवरकम करने में हमारा इकोसिस्टम बैलेंस हो सकता है कि अगर हम एक ही जो है स्पीशीज़ उसके ऊपर बार बार हंटिंग का प्रोसेस अपना जारी रखते हैं, उसके ऊपर शिकार करते रहते हैं, तो कितने टाइम के लिए वो जो स्पीशीज़ है वो इस इकोसिस्टम में इस इकोसिस्टम में अल्लाह ताला की तरफ से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो इकोसिस्टम के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, हर लेवल पे उसकी। अगर वो छोटे लेवल पे है तो डजेंट मीन कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी अपनी वैल्यू है। अगर एक इंसेक्ट्स है तो अगर हम कहते हैं कि इंसेक्ट्स का क्या ही फ़ायदा है, तो इंसेक्ट के भी इंसेक्ट्स अगर हमारी ज़मीन में नहीं होंगे तो हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस है। इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो डिफरेंट स्पीशीज़ खुराक कैसे लेगी, और जब बर्ड्स खुराक नहीं लेंगे तो वो आगे एनिमल्स की तरफ खुराक कैसे जाएगी। यानी कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर इस कायनात में मौजूद है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, मुझसे कुछ हकीर नहीं समझ सकते, क्योंकि खुदा ने बेहतरीन तरीके से हमारे इकोसिस्टम को जनरेट किया है और इस इकोसिस्टम को बैलेंस रखा है। और अब अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से इनको इम्बैलेंस करेंगे तो फिर जो सिचुएशन है वो ऑकवर्ड होगी। हम अपने इकोसिस्टम में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ही स्पीशीज़ उसमें अंदर से माइनस हो जाती है तो हमारा पूरा जो, अगर हम पूरा पीछे से लेक्चर देखें ना तो पूरे जितना हमने लेक्चर नंबर 1 से डिस्कस किया और अब से अगर देखें कि अगर एक स्पीशीज़ हम उसमें से निकाल लेते तो हमारा पूरा इकोसिस्टम कैसे इम्बैलेंस होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट, हमारा फूड चेन डिस्टर्ब होता है, हमारा फूड वेब डिस्टर्ब होता है, हमारा ट्रॉफिक लेवल डिस्टर्ब होते हैं, पूरे के पूरे निज़ाम कायनात डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से हर चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंट होती है। इसका तो हंटिंग के प्रोसेस के डिस्कस कर रहे थे कि हंटिंग के प्रोसेस पे ये है कि हमने उन स्पीशीज़ पे कम से कम हंटिंग करनी है जो इंडेंजर स्पीशीज़ है, जिनको ख़तरा लाहक है। देन है माइग्रेशन। इकोसिस्टम में बैलेंस रखने के लिए जो माइग्रेशन है उस पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए माइग्रेशन होती क्या है। माइग्रेशन ये होती है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम, फॉर द टेम्परेरी, फॉर द परमानेंट, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है। अब माइग्रेशन के जो है वो इकोसिस्टम में बैलेंस कैसे हो सकता है और इम्बैलेंस कैसे हो सकता है। अब बेटा अगर एक स्पीशीज़ जो है वो माइग्रेट कर रही है तो इसने कभी आपने देखा कोई एक परिंदा उड़ के किसी ने हिजरत कर ली और दूसरी जगह चला जाए, ऐसा नहीं होता। जब वो जाते हैं तो अपनी स्पीशीज़ के जितने, अपनी फैमिली की जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं ना उनके साथ मिल के चले जाते हैं। ठीक है। जब एक पूरी जो फैमिली है वो अंदर से स्किप हो गई है, वो सब ने माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले गए, चलिए वहाँ पे जाके तो जो उसने इकोसिस्टम को बैलेंस किया या नहीं किया वो तो एक अलग सीन है। लेकिन जिस एरिया से वो जा रहे हैं पूरी की पूरी स्पीशीज़ को लेके, वहाँ पे जो खला बाकी रहेगी, वहाँ पे जो एक स्पेस खाली हुई है उसमें इकोसिस्टम में बैलेंस कैसे होगा। तो माइग्रेशन जो है बेसिकली इसको भी कंट्रोल करना, यानी कि हमने कोई ऐसा अपना इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट नहीं करनी जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसान दे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन काऊ जो है वो गर्मी में नहीं रह सकती, अगर उसको रहने के लिए ठंडक बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारे की सारी ऑस्ट्रेलियन काऊ को ला के यहाँ पे मैदानी इलाके में, गर्म तरीन इलाकों में रख देंगे तो क्या होगा, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, वो मरती चली जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑस्ट्रेलियन काऊ की कोई स्पीशी बाकी नहीं रह जाएगी। तो क्या होगा, इसमें इकोसिस्टम में इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उसकी कोई स्पीशी नहीं रहेगी। तो हमने अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देना जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन काऊ होती है। ये एक जर्नल से एग्जाम्पल थी। ठीक है। अब इस तरीके से ये स्पीशीज़ की बात हो रही है तो स्पीशीज़ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उनको डिस्टर्ब नहीं करना, जो जिस इन्वायरमेंट में वो रह रही हैं उनको उसमें रहने देना उनके लिए, बल्कि वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो इजी टू सर्वाइव हो।
ठीक है, जहाँ पे वो इजीली सर्वाइव कर सकती हो। अगर हमने उनके इकोसिस्टम को चेंज करने की कोशिश की तो वो क्या होगा, माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, वो माइग्रेट कर जाएंगी, तो हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें छोटा सा एक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें दो तरह की होती हैं स्पीशीज़ आती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आती हैं और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आती हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जिनको ख़तरा लाहक होता है, जो अभी बिल्कुल इस दुनिया से ख़त्म नहीं हुई, जिनको भी ख़तरा लाहक है कि अगर उनके ऊपर दोबारा हंटिंग होती रही तो फिर वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगी, उनकी नस्ल का कोई एक ऑर्गेनिज़म भी बाकी नहीं रहेगा, उसे हम कहते हैं इंडेंजर स्पीशीज़ कि उनकी स्पीशीज़ को ख़तरा है। एक है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, ये क्या होती है, जो बिल्कुल इस कराए अर्थ से ख़त्म हो चुकी हैं, जिनके फैमिली का कोई एक ऑर्गेनिज़म भी अब इस दुनिया में नहीं पाया जाता, उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। क्लियर है। आगे हम चलते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की तरफ, कि ह्यूमन बिहेवियर के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम पे, और किस तरीके से इकोसिस्टम को हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट से बैलेंस किया जा सकता है। एंड रिफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूसिंग, अब ये जो हमारे पास 4 हैं, प्रोटेक्टिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये 4 हमारे पास ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिससे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को इकोलॉजी पे स्टडी करते हैं। अब बेसिकली एक ना यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ 3R प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज़ 3R प्रिंसिपल। तो हम कहेंगे ये देखो ना 3R, ठीक है, रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रिफॉरेस्टेशन, दैट इज़ द 3R प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि हम अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए व्हाट इज़ द 3R प्रिंसिपल ऑफ द इकोसिस्टम, तो हम कहेंगे रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रिफॉरेस्टेशन। सिर्फ इतनी सी बात है। अब अगर हम इनको डिस्कस करें कि ये होता क्या, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग ये होती है कि हम एक चीज़ को दोबारा रिसाइकल करके उसे अपने यूज़ में ले आए। जैसे कि पेपर की रिसाइकलिंग होती है, एक दफ़ा हमने पेपर यूज़ किया, उसको दोबारा रिसाइकल करके नीट करके दोबारा उसको यूज़ किया। प्लास्टिक को रिसाइकल किया, प्लास्टिक की बोटल्स बनाई, दोबारा उसको मेल्ट किया और उसको नई शेप में कुछ और बना लिया। तो ये जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, ये बेसिकली हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस करने में हमारे हेल्प आउट करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन लास्ट टाइम हमने एक, अगर आपको याद हो, अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था डिफॉरेस्टेशन, और इसके इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट भी डिस्कस किए थे कि अगर डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है तो उसके कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अब क्योंकि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें रिफॉरेस्टेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, जो होते हैं नॉन फॉरेस्टेड लैंड को फॉरेस्टेड लैंड में कन्वर्ट करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात का बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों का लगाना, तो ये बेसिकली आता है रिफॉरेस्टेशन में। ठीक है, अब आगे हमारे पास प्रोटेक्टिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, कि हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका इंतहाई जो हमने इजी वे, जो हमने लास्ट टाइम इको इम्बैलेंस में जो पॉइंट्स पढ़े थे ना, वो सारे चारों के चारों पॉइंट इस पे लगा दे। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज़ है जिसको कोई ख़तरा लाहक है कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के बहुत ज़्यादा करीब है, ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसके लिए हमने उसके ऊपर हंटिंग को स्टॉप कर देना है। बिल्कुल उसके सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी हंटिंग का प्रोसेस नहीं करना, वरना वो क्या होगी, इस दुनिया से वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। उनके लिए ऐसे कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट नहीं करनी जिसमें वो अपनी लाइफ को ईजी टू सर्वाइव ना कर सके। हमने उनके लिए ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को क्रिएट करना है जिसमें वो ईजीली अपनी लाइफ को सर्वाइव करे और माइग्रेट ना करें। अगर वो एक उनके लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन हार्मफुल होंगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगी और इस मौजूदा जहाँ पे वो रह रही हैं वहाँ पे अपने इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देंगी। इस वजह से हमें प्रोटेक्ट करना है इंडेंजर स्पीशीज़ को इन प्रोसेस के ज़रिए से। क्लियर है। आगे हमारे पास एक पॉइंट है रिड्यूसिंग का। रिड्यूसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है यहाँ पे टर्म है जो हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में है। इसमें रिड्यूसिंग क्या है, यानी कि हम पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमने पोल्यूशन को रिड्यूस करना है जितना हो सकता है। अगर हम पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, हमने डिफरेंट पोल्यूशंस के टाइप्स पता है हमें, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, इसके अलावा लैंड पोल्यूशन है,
वाटर पोल्यूशंस है, इन सारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस पे हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जब हमारे पास पोल्यूशंस कम हो जाएंगी तो हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी। जब हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी तो हमारी जो स्पीशीज़ है उनके लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी वो बेटर टू सर्वाइवल होंगी, तो वो ना तो उनको कोई ख़तरा लाहक होगा, ना वो माइग्रेट करेंगी, तो इस वजह से हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस रह सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रिड्यूसिंग पोल्यूशन की, कि किस तरीके से हम अपनी जो पोल्यूशन को है वो रिड्यूस कर सकते हैं, हम उस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट जो है हमारे पास है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या फ़ायदा हो सकता है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो इसमें से हमारी पोल्यूशन कैसे कम हो सकती है। अगर इसकी मैं एक जनरल सी एग्जांपल दूँ जो इजी टू अंडरस्टैंड होगी इंशाल्लाह, कि जो हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अगर चल रही है, एक इंजन चल रहा है, एक इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। एक इंजन चल रहा है, एक इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, और क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पैसेंजर जो है ना वो मूव कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट देखते हैं कि अगर हम अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, एक इंजन चल रहा है, एक इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, इंजन चलने का एक शोर भी होता है, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन को भी माइंड में रखिएगा। एक इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उसमें एक या दो पैसेंजर मूव कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि कौन सी जो ट्रांसपोर्ट है वो बेस्ट होगी फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो सबका आंसर यही होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम अपनी जो है ना पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस द पोल्यूशन, ठीक है। इससे अर्थ पोल्यूशन रिड्यूस हो सकती है, इससे एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो सकती है, इससे नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस हो सकती है। सेकेंड हमारे पास टॉपिक है एफॉरेस्टेशन, यानी कि नए जंगलात को लगाना। रिफॉरेस्टेशन था यानी कि जो जंगलात हमने काट लिए हैं उसी जगह पे दोबारा जो है ना वहीं पे पौधों को लगाना, दरख्तों को लगाना, ये रिफॉरेस्टेशन है। लेकिन एफॉरेस्टेशन वो है कि नए जंगलात, एक ऐसी जगह जहाँ पे पहले जंगलात मौजूद नहीं है वहाँ पे जंगलात को दोबारा से नए सिरे से बनाना, ये एफॉरेस्टेशन है। इसमें भी हमारी जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि नंबर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में होगी वो प्लांट यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन से भी हम अपनी पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। आगे हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, कि कौन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि पानी यूज़ करके ग्रो करते हैं, या ऐसे प्लांट जो पानी को कम से कम यूज़ करके ग्रो करते हैं, ठीक है। तो दोनों प्लांट्स का जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी की मौजूदगी में प्लांट्स ग्रो करें दैट्स अ वेरी गुड। अगर ऐसी एरिया जहाँ पे पानी नहीं है, क्या फिर वहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे? नहीं। जैसे कैक्टस का प्लांट है, कैक्टस का प्लांट कहाँ पे होता है? डेजर्ट एरिया में होता है, वहाँ पे पानी की कमी होती है लेकिन वहाँ पे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। वहाँ उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो अपने आप को ग्रो करवाते हैं। एट द एंड ऑफ द पॉइंट जो है हमारे पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है कहते हैं कि क्या किस तरीके से हम अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है ना कम करके अपनी पोल्यूशन को रिड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि हमने जो अपना इंडस्ट्रीज़ है इसको एक तो शहर से बाहर नहीं लगाना है, ठीक है। शहर से बाहर लगाएंगे, किसी ऐसे एरिया में लगाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन कम होगी, कि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कम होगी। अगर वहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है तो वो एटलीस्ट एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर रही है, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो जो है हमने ऐसी जगह पे वेस्ट करना है जहाँ पे ऑलरेडी जो है ना पोल्यूशन कम है, ठीक है। क्योंकि वो शहर से बाहर होगी, वहाँ पे अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम है तो वहाँ पे जो है इतने ज़्यादा जो वो हमारे पास पोल्यूशन है वो नहीं होगी, तो उस जगह पे करने से हमारे ये जो है पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। आई होप सो आपने इस लेक्चर को सुना होगा, गौर से सुना होगा और इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी सीखने की और इसके ऊपर अमल करने की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह आप सब इसको तवज्जो से आप इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।